बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है? तो हमारा सिलसिला है आजकल एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा पहला लेक्चर था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उस बारे में हमने डिस्कशन की एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि क्या है, इसकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये सब्जेक्ट डिराइव हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी नेचर और इसका स्कोप क्या है। तो इंशाल्लाह इस पे हम चलते हैं कि नेचर, जब हम नेचर और स्कोप की बात करते हैं, नेचर से मुराद होता है इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और स्कोप से मुराद है कि इसका दायरा कार क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का दायरा कार, उसका डायमीटर, उसका विड्थ और स्ट्रेंथ एज ए सब्जेक्ट उसमें कितनी है, और उसमें बेसिक कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो इसमें नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, बुनियादी तौर पे साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस एक वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ फैक्ट्स है बाय द साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। यानी जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं साइंस के वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे उनके फैक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ लॉज। तो इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, ये भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन की बुनियाद जो है वो साइकोलॉजिकल लॉज और प्रिंसिपल पे रखी गई है कि जो साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल हैं उनको किस हद तक फॉलो किया जाता है। Unlike other scientific subjects, it is constantly in search of truth and reality. तो दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसमें भी एज ए सब्जेक्ट ये अपनी फील्ड में ट्रुथ और रियलिटी की तलाश में रहती है। इट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड एंड अडॉप्ट द साइंटिफिक अप्रोच फॉर स्टडीइंग लर्नर्स बिहेवियर। तो लर्नर्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है। Educational psychology mostly deals with the what and why of happening instead of looking into the past. यानी ये करंट सिचुएशन को देखती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिचुएशन है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लाइक अदर साइंटिफिक सब्जेक्ट, इट्स फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स कैन बी जर्नलाइज। तो इसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग को भी जर्नलाइज किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंटिफिक है। जैसे एक साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए, जैसे हमने इससे पहले रिसर्च में पढ़ चुके हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स एजुकेशनल रिसर्च की थी, रिसर्च करते वक्त सेम करेक्टरिस्टिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी की हैं जब हम इसको रिसर्च कर रहे होते हैं। और ये हमेशा जवाब देती है व्हाट एंड व्हाई का। अगर आप पिछले लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर आपने सुना है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका इसको डिराइव किया गया है, ये इसकी मदर जो है दैट इज फिलोसफी। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी करंट सिचुएशन के मुतालिक व्हाट और वाई को ऑब्जर्व करती है कि एक बच्चे के एटीट्यूड में, बिहेवियर में एक सर्टन अगर चेंज आई है तो वो क्यों आई है और कैसे आई है। तो इट्स मीन इन शॉर्ट, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक है, लाइक अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। उसके बाद है स्कोप। स्कोप को मैंने दो बातें की थी आपको शुरू में कि जब हम स्कोप के लिटरल मीनिंग देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक होता है कि उसकी विड्थ कितनी है, मीन उसका दायरा कार कितना है, और उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर पोटेंशियल एज ए सब्जेक्ट कितना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अप्लाइड टू द एजुकेटिव प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जब इंसान पैदा होता है उससे लेके एक लाइफ स्पैन पीरियड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हर एक लम्हे जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे एरिक्सन की वो लाइफ स्पैन थ्योरी भी है। द एजुकेटिव प्रोसेस इंक्लूड, इसमें तीन चीज़ें होती हैं ना, लर्नर होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, और एवोल्यूशन होती है लर्नर की। तो लर्नर का देखा जाता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखा जाता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल को भी देखा जाता है, पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ को भी देखा जाता है। मीन्स जब हम कोई भी सब्जेक्ट डिवेलप कर रहे होते हैं, उसका कंटेंट डिवेलप कर रहे होते हैं, उसका कोर्स डिवेलप कर रहे होते हैं, तो उसमें एज ए लर्नर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपने बच्चे की डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक का ख्याल रखना है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपने बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ख्याल करना है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपने आईक्यू और ईक्यू लेवल का भी ख्याल रखना है।
साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना, यानी आपने कोई ऐसा बर्डन उन पे नहीं डालना जो अफोर्ड ना कर सकें। तो इससे मुराद ये हुआ कि पूरे प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस के अंदर जो की रोल होता है वो साइकोलॉजी का होता है। दूसरे नंबर पे लर्निंग प्रोसेस है, यानी लर्निंग प्रोसेस में तीन चार चीज़ें हैं कि लर्निंग क्या है, मोटिवेशन कैसे देते हैं, लर्निंग को कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, और लर्निंग प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो लर्निंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ा टूल होता है ना वो आपकी मोटिवेशन होती है, और मोटिवेशन जो है उसकी ओरिजिन जो है वो नीड और वांट से होती है, और नीड और वांट्स को हमेशा साइकोलॉजी डील करती है। तो मोटिवेशन जो है ये किसी भी लर्निंग प्रोसेस में इसका की रोल होता है, और हमने ये भी देखना होता है कि कौन से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जो हमारे लर्निंग प्रोसेस को जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और ये भी हमें साइकोलॉजी बताती है कि ड्यूरिंग टीचिंग, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो बच्चे फेस करते हैं। तो ये हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हमें ये चीज़ें बताते हैं। फिर एवेलुएशन पे आ जाते हैं कि जब हम एवेलुएशन करते हैं तो हमें एवेलुएशन से ये पता चलता है कि कौन कौन से एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और ये थ्रू रिसर्च आते हैं। तो ये सारी चीज़ का मतलब है ये कि स्कोप में बुनियादी तौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारा फोकस जो होता है वो लर्नर और लर्निंग होती है, और लर्नर और लर्निंग की बेस पे हम एवेलुएशन करते हैं कि हमारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो नेक्स्ट, इसमें साइकोलॉजी का रोल क्या है। तो साइकोलॉजी का रोल है बुनियादी तौर पे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट करना। जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट करते हैं, अपने सिलेबस के एम सेट करते हैं, तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल होता है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखा जाता है, इसमें बच्चे की लोकेलिटी को भी देखा जाता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल को भी देखा जाता है, उसकी ईक्यू भी, आईक्यू को भी देखा जाता है, ईक्यू को भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। दूसरा है कि ये चीज़ें हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है कि हमारा ये प्रोसेस कहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होना है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर इस पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेंगे। और फिर एवोल्यूशन इवेलुएशन प्रोसीजर होता है कि कौन सा हम अडॉप्ट करेंगे, क्या हम फॉर्मेटिव टेस्ट ज़्यादा लेंगे, समेटिव टेस्ट है, फिर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारी जितनी भी टेस्ट की टाइप्स हैं वो अप्लाई होती हैं, ताकि हम देख सकें कि हमने जो है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। और इसमें सारा रोल जो है वो साइकोलॉजी का होता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग हेल्प द एजुकेशनल एक्सपर्ट टू डिवाइस एंड फ्रेज अप्रोप्रिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उस वक्त हम जब कोई भी कोर्स कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं, तो जब हम उसके फार्मूलेट करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले तो हम नीड एनालिसिस करते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं, हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस लेंगे और कौन सी चीज़ें जो हैं उनको क्विट करेंगे। The curriculum developers can determine whether goals and objectives are suitable for various developmental levels and ages of learner. करिकुलम डेवलपर जो हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सूटेबल हैं हर लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल कि हम मैं ऐसे मिसाल ऐसे देता हूँ कि हम एक सब्जेक्ट डेवलप कर रहे हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो डेवलप है, फिजिक्स आपको पता है कि 9th क्लास से हमारे सब्जेक्ट इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। उससे पहले हमारा एक टर्म में सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो फिजिक्स का शामिल होता है। तो जब हम 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इस वक्त की जो लर्निंग नीड्स हैं वो क्या हैं, हमारे बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, हमारे बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने हैं, हमारे बच्चे इसमें इंटेलिजेंट कितने हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो एवरेज कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं। फिर जैसे जैसे 9th से 10th जाता जाएगा, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एमएससी, एमफिल, पीएचडी, तो हर एक के अलग-अलग लर्न। अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम बना रहे हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम किस बुनियाद पे बना रहे होते हैं? बुनियादी तौर पे हम स्टूडेंट की करैक्टरिस्टिक्स पे बना रहे होते हैं, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बना रहे होते हैं। तो इस तरह ये हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको फार्मूलेट किया जाता है।
उसके बाद है कि लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, ये हम पहले भी 12 डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लर्नर पर्टिकुलरली ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड पर्सनैलिटी वर्सेज द करिकुलम डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पर्सनल उनकी नेचर कैसी है। द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी कैन टेल अस वेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी रिस्पॉन्ड टू लर्निंग एक्सपीरियंस डिफरेंट वेज। यानी आपने कोर्स, अब ये तो नहीं ना देखना कि हम हर एक बच्चे के लिए सेपरेट से कोर्स डेवलप कर लें। तो हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमारा टारगेट लर्नर जो है, जिसके लिए हम ये सिलेबस, ये कंटेंट, ये ऑब्जेक्टिव, ये जो चीज़ें हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, ज़ाहिरी बात सी है। सोसाइटी के अंदर भी रहते हुए कुछ बच्चे कुछ सी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ किसी किसका आईक्यू कुछ होता है, किसी का आईक्यू कुछ होता है। तो हमने उन लर्नर करैक्टरिस्टिक को देखते हुए, और ये लर्नर करैक्टरिस्टिक्स हमें कौन बताता है? हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी करैक्टरिस्टिक्स की फॉर्मेशन में और कंटेंट की फॉर्मेशन में भी जो साइकोलॉजी है उसका की रोल होता है। Similarly, an understanding of individual differences is most useful to the curriculum developers. An effective curriculum is able to accommodate differences in students' skills and abilities. ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव करिकुलम वो होता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ये बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कोप करता है, यानी उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करता है और उनकी एबिलिटीज को भी मीट करता है। Teaching learning process. Psychology make a significant contribution to both the selection learning experiences and the way. ये teaching learning process में इसका क्या रोल है? An effective teacher should take an account of learning theory. बहुत सारी learning theories हैं, trial and error theory है, इवन पावलोव की insightful learning है, बहुत सारी theories हैं। उनको देखा जाता है जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाता है, मोटिवेशनल टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, पर्सनैलिटी बच्चे की देखी जाती है, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट देखी जाती है, टीचिंग स्टाइल आपका क्या है, और जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, ग्रुप डायनामिक्स क्या हैं उनकी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और लर्निंग स्टाइल आप जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो सारा प्रोसीजर आ जाता है। मीन्स के उसका स्टार्ट होता है लर्निंग थ्योरी से, कौन के आपके मेथोडोलॉजी को कौन सी थ्योरी जो है वो सपोर्ट कर रही है। फिर आगे इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोटिवेशन, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, आपने कौन कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एवेलुएशन प्रोसीजर। एवेल्यूशन प्रोसीजर में क्या होता है कि आप डिफरेंट टेस्ट तैयार करते हैं और उन टेस्ट के अंदर आप देखते हैं कि हमने कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे कोई प्रैक्टिकल वर्क करवाएं ताकि आप उसके काम को ऑब्जर्व कर सकें। फिर आप एक डिसीजन लेते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। और आगे लास्ट लाइन में वो लिखता है कि टीचर शुड बी इक्विप्ड विद साइकोलॉजिकल फाइंडिंग टू अंडरस्टैंड एंड टैकल दीज मैटर्स। यानी साइकोलॉजिकली अगर टीचर साउंड है और उसके पास साइकोलॉजिकली एक ब्रॉड नॉलेज है स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, उनकी पर्सनैलिटी का, मोटिवेशनल टेक्निक्स का, लर्निंग थ्योरीज का, तो फिर क्या होता है कि वो जो टेस्ट तैयार करेगा और जो भी वो काम ऑब्जर्व करेगा और डिसीजन करेगा, दैट वुड बी एग्जैक्ट डिसीजन अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और इन शॉर्ट अगर हम ब्रीफ करें कि इसका नेचर और स्कोप क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हमारे एजुकेशन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। इससे हमें जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर का अंदाज़ा होता है, उसकी नीड का अंदाज़ा होता है, और उसकी नीड के मुताबिक एज ए टीचर हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और लर्नर की ऑल अराउंड प्रोग्रेस को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि टेस्ट न्यू प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज जो है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक टीचर बना हूँ तो मुझे इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे लेके चलना है, स्टूडेंट के बिहेवियर और नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है, उनकी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, और जो मैंने न्यू प्रिंसिपल और मेथोडोलॉजी टीचिंग के अंदर है उनको कैसे मैंने अप्लाई करना है, और इन शॉर्ट मैंने उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।
तो मैं अगेन इन वन सेंटेंस के एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका बहुत की रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो अच्छा टीचर है मेरे ख्याल में वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।